नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डेली यहाँ पे मैं बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप लोग के लिए आज कुछ नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी एग्जाम इस बार होगा बीपीएससी ट्री 3 का, उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, ये अनुमान रखी जा रही है। तो इसलिए आप लोग का जो प्रैक्टिस इस समय होना चाहिए बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ होना चाहिए, जो बीपीएससी के द्वारा कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, उसको लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर। जितने भी इसमें साइंस के प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्न होंगे, उनको सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा भी। प्रश्न चलते हैं हम लोग पहला नंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है। अच्छा सा प्रश्न, या डायरेक्ट आप लोग से भी प्रश्न इस तरह से घुमा के भी प्रश्न आ सकता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी जो परिघटना है ये किसके कारण होता है। तो आप लोग याद कीजिएगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसी के कारण जो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय का समय जो है आभासी चपटापन प्रकाश का होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पूर्व वास्तविक सूर्योदय का बाद जो है तक क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे जो प्रश्न है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न है। तो बिहार टीचर एग्जाम जो इलेक्शन बाद होने वाला है जून में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। प्रश्न दूसरा पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी सही करेंगे, बुल्गारिया याद कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। ये जो कोटेशन यहाँ पे दिया गया है इस लाइन में, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ विस्तार से समझा दिया जाता है तो आप लोग को ध्यान में उस बातें को होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 की बात किया है कि ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो बुल्गारिया हुआ था, ठीक है। याद कीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और यह कब तक चला था, 18 तक चला था। इस युद्ध में कुछ गठबंधन जो देश है वे सारे शामिल हैं। कौन कौन से थे, रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जितने अन्य देश हैं, ये सारे जो थे एक युद्ध गठबंधन देश थे। अब केंद्रीय शक्ति किसके किसके पास था, तो जर्मनी के पास था, हंगरी के पास, बुल्गारिया के साथ ये जो था, ये लोग जो देश हैं इनके पास केंद्रीय शक्ति था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि टिहरी बांध जो है ये कौन कौन से नदियों के संगम पर स्थित है, कौन कौन से नदियों के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन ए को हम लोग सही करेंगे, भागीरथी और भीलगाना दोनों जो नदियां है, इस नदियों पर ये टिहरी बांध स्थित है, ठीक है। और टिहरी बांध कहाँ पे है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड के जो जंगल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीषण आग लगी हुई है, उसमें बहुत सारा आबादी जो है नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो भागीरथा और भीलगाना नदी के संगम पर जो टिहरी बांध है इसको बनाया गया है, ठीक है।
ये भी याद रखिएगा, ये भी कोटेशन आप लोग के सामने बहुत अच्छा है कि जो भागीरथी नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इस बांध पे क्या होता है? तो इस बांध पर बिजली उत्पन्न किया जाता है। सिंचाई संबंधी जितनी सारी आवश्यकताएं होती है ये जो टिहरी बांध है उसको पूरा करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बात करेंगे तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। चौथा प्रश्न देखेंगे, विज्ञान से रिलेटेड है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये तो स्वाभाविक रूप से बात हो जाएगा कि कोई भी अर्धचालक है अगर उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता जो रेजिस्टेंस होता है वह भी बढ़ता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा प्रश्न कि अर्धचालक होता क्या है? तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत चालकत्व से कम और अचालकों से अधिक होती है। जैसे तांबा और कांच की बात करेंगे तो तांबा की जो वैद्युत चालकता होती है वह कम होती है और मतलब ज़्यादा होती है, कांच से अधिक होती है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हो जाएगा अर्धचालक है। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन सा है? तो अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग सही कीजिएगा। तो सिलिकॉन याद कीजिएगा, ओके, और जर्मेनियम याद कीजिएगा। ये दोनों अर्धचालक हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे चिप हो गया इसके निर्माण में किया जाता है। तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए जो कोटेशन है ये तो मैथ के प्रश्न है। तो मैथ आप लोगों को अभी नहीं करवा रहे हैं, केवल जीके जीएस के ही प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है कि 8 नंबर जो प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी हो जाएगा कृष्णराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। कृष्णराज तृतीय को टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने इनको किसको मतलब कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चतुर्थ आंगल याद रखिएगा ये चीज। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू जो सुल्तान था वह मारा गया था। याद रखिएगा ये चीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान मारा गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे। यहाँ पे 9 प्रश्न है कि क्वार्टार्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए याद कीजिएगा सोडियम सिलिकेट। क्वार्टार्ज का रासायनिक नाम क्या आता है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्टार्ज होता क्या है? जिसको स्फटिक्स कहा जाता है। यह जमीन के अंदर भूपटपटी पर पाए जाने वाला एक खनिज है। इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है और इसका इस्तेमाल घड़ियों बनाने में किया जाता है। तो क्वार्टार्ज का उपयोग घड़ियों बनाने में किया जाता है। रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट याद कीजिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 10 पे कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो चौथी अनुसूची होती है उसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। संविधान की चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। और जो 5वीं अनुसूची होती है, 5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन याद कीजिएगा। 5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, ये इसका प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 12 देखेंगे प्रश्न है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 1919 याद कीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग जो हुआ था, 13 अप्रैल देख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 के दिन कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में इकट्ठे लोगों पर कानून के उल्लंघन के नाम पर जनरल डायर ने सैनिकों की गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों सैनिक जो लोग थे वह मारे गए थे। इसमें पुरुष भी थे, महिला भी थे, बच्चे भी
शामिल थे। इसी नरसंहार इतिहास को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को पता चल गया रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जगह लोग इकट्ठा हुए थे, कानून के उल्लंघन के नाम पर जो जनरल डायर थे उन्होंने अपने सैनिकों से गोली चलाने का निर्देश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग, बहुत ज़्यादा लोग, सैकड़ों क्या बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। पुरुष, महिला, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जो थे सारे मारे गए। ठीक है, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 पारित हुआ है। भारत सरकार अधिनियम याद रखिएगा 1919 में पारित हुआ है और इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। तो 1919 जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, और 2022 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी मनाई गई है और 2025 अभी जो 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो ये कितना वर्ष भी मनाई गई है, तो 105वीं वर्ष भी मनाई गई है। तो ध्यान में रखिएगा। 13 की बात करेंगे, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1971 में। स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1971 में। और 1971 के पहले की बात करेंगे, जो बांग्लादेश था ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसे कौन से पाकिस्तान के नाम से, तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग को हम बताते चल रहे हैं, जो जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 14 पे। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है, यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती है। किस में चांदी नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर जो होता है यह एक मिश्र धातु है जो तांबा, जस्ता और निकेल के से मिलकर बना होता है। जो जर्मन सिल्वर है यह तांबा का, जस्ता का, निकेल का मिश्र धातु होता है और जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे तीनों में चांदी होता है, जैसे हार्न सिल्वर हुआ, मणिक सिल्वर और लूनर कास्टिक, ये सारे में चांदी होती है। लेकिन जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है क्योंकि यह तांबा, जस्ता, निकेल का मिश्र धातु होता है। समझ में आ गया। और जो यहाँ पे जो हॉर्न सिल्वर, मणिक सिल्वर, लूनर कास्टिक है, तीनों में चांदी होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कहाँ पे, तो बर्तन बनाने में काम आता है। 15 देखेंगे प्रश्न। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो एमाइलेज याद कीजिएगा, एमाइलेज ये जो है स्टार्च के पाचन से संबंधित है मानव शरीर में। एमाइलेज यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, याद रखिएगा। ध्यान से प्रश्न आ सकते हैं कि एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज होता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। मनुष्य के लार में ये जो है एमाइलेज पाया जाता है और ये अन्य एंजाइम टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, लार में पाया जाता है। टाइलिन कहाँ पे पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 याद रखिएगा। इंसुलिन की बात करेंगे तो हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न, आगे देख लीजिएगा प्रश्न जो आ रहा है, प्रश्न आप लोगों को कराते चल रहे हैं। 18 देखेंगे प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो जया हो जाएगा। कहें कि हमारे देश की बात की है, भारत देश का, तो जया होती है। जो हरित क्रांति के बाद जो गेहूं और धान के जो उत्पादन में हुई वृद्धि का जो कारण है, इस क्रांति के दौरान गेहूं एवं धान की अर्धवामन किस्मों का विकसित होना ही सबसे ज़्यादा इसका वृद्धि का कारण हो सकता है। ठीक है, तो जया 8 और रत्ना किस्मों का जो विकास है ये भारत देश में बहुत ज़्यादा हुआ है। देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता है नॉर्मन बोरलॉग, इन किस्मों का विकास किए हैं। कौन सा किस्म है, तो जाया हो जाएगा और रत्ना होगा, इसका विकास किए हैं। भारत में अधिक ज़्यादा इसका विकास है। 19 देखेंगे प्रश्न है, इंटेग्रल कोच कारखाना ये कहाँ पे स्थित है, तो पेराम्बटूर में हो जाएगा। इंटीग्रल कोच कारखाना जो है पेराम्बटूर में है। पेराम्बटूर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये जो फैक्ट्री है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
इससे रिलेटेड है। इसका फैक्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं? तो चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जो है, ये जो है एस चंद्रशेखर जी हैं जो प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो थे जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। एस चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे भारत के, लेकिन ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। किसानों के नेता के रूप में इन्हें प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। देवगौड़ा की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये कर्नाटक के, और पीवी नरसिम्हा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में तो आप लोग को पता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो गुजरात के राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितना बार प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये गुजरात के कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 4 बार। याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि क्लोरोजालिनाल तथा टीनिलीयरल इसका मिश्रण किस रूप में पाया जाता है? सुंदर सा प्रश्न, धांसू प्रश्न है। तो रोगाणु रोधक के लिए जीव विज्ञान का ये जो प्रश्न है कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्फिनॉल इसी को कहा जाता है। इसका प्रयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। डेंटॉल का निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। डेंटल दांत धोने के लिए होता है। पैरासीटामोल जो होता है ये क्या होता है? ज्वार नाशक होता है। जो बुखार लगता है ना तो उसके अंतर्गत पैरासीटामोल दिया जाता है। समझ गए? 23 देखेंगे, प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो लैक्टोबैसिलस। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा नॉन आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दूध से दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया हो जाएंगे वह लैक्टोबैसिलस जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। ये दूध को 3 से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके थोड़ा पुराना दही में मिला दिया जाता है, और इसमें से जो मौजूद लैक्टोबैसिलस होते हैं वह बैक्टीरिया में बढ़ने लगते हैं, और इसी के दौरान जो होता है लैक्टोज जो होता है वह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिससे दूध का दही में कन्वर्ट हो जाता है। 24 की अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ हो जाएगा? तो ऑप्शन बात करेंगे यहाँ पे सुनहरा धान हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। सुनहरा धान एक आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। गोल्डन राइस की बात करेंगे, जीएम तकनीक से बनी धान की एक ऐसी किस्म है जिससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मौजूद रहता है। गोल्डन राइस याद रखिएगा, गोल्डन राइस। विटामिन ए में वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। आंखों और त्वचा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। इसके बाद गोलाइल राइस की बात करेंगे तो यह रंग हल्दी की भांति पीला होता है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। तो सुंदर सा प्रश्न था, बहुत अच्छा सा प्रश्न था। अगर आगे हम लोग प्रश्न की बात करेंगे 26 नंबर 25 तक ही प्रश्न आप लोग को रहने देते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न हो गया ना ये वाला प्रश्न कितना तक? 24 तक प्रश्न आप लोग करा दें, तो इतना ही तक दोस्तों रहने देते हैं प्रश्न 24 तक। आगे का वीडियो हम तुरंत लेकर हाजिर होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके आगे के प्रश्न करेंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ देर के बाद ऐसे ही इसके आगे के प्रश्नों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।